बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के जो पैंडेमिक की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो सिलेबस हैं उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो आज के रिस्पेक्ट में जो आज हमारा सिलेबस है, जितना हम लोगों को बात करना है उसी के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में क्या क्या जानना है। जैसा कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं। एक इनवर्स, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा फंक्शन। मतलब कि हमें इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट जानना होगा और जब इसका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में यह इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरह से हमें उसके कॉन्सेप्ट को जानना है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट यह होता है, जैसे मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम रियल नंबर के रिस्पेक्ट में 1/2 इसलिए लेते हैं क्योंकि 2 और 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलता है। इसलिए हम ये दावा करते हैं कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने का मतलब कि 2 पर यदि 1/2 से लेफ्ट साइड रख के मल्टीप्लाई करें या राइट साइड मल्टीप्लाई रख के मल्टीप्लाई करें, दोनों के ऑर्डर को यदि इंटरचेंज कर दें तभी हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से जब हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है क्योंकि 2 और -2 को जब ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलता है। तो हम कहते हैं कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है। अब हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान इस बात का रखेंगे कि जब हम एडिटिव इनवर्स की बात रखते हैं और रियल नंबर के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो 2 और -2, 2 और -2 या इस तरह से कोई भी रियल नंबर रखें, हर एक रियल नंबर का कोई ना कोई एडिटिव इनवर्स होगा ही होगा। चाहे कोई भी रियल नंबर रखें, यदि रियल नंबर के सेट के अंदर यदि हम बात करते हैं तो फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इट्स इनवर्स, दैट इज इफ एनी x belonging to R there exists -x, when you add x and -x we will get the additive identity 0. But in the case of multiplication, each and every real number have the multiplicative inverse, but 0 have no multiplicative inverse, because if we take the 0, there exists no real number when you multiply with 0 either from left side or from right side, we will get 1. Thus we will see that for each and every real number there exists multiplicative inverse besides 0. 0 को छोड़ करके हर एक रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन 0 का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए आपने यहाँ पर डिफिनेशन बना दी रियल नंबर के रिस्पेक्ट में कि कोई भी रियल नंबर रखते हैं यदि p अपॉन q के रूप में लिखते हैं तो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 0 हो जाता है ऐसी स्थिति में आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया कि वह कोई नंबर है। इसी तरह से यदि आप fx के साथ यदि कोई फंक्शन g इस तरह से उसके ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं कि g और f आपस में ऑपरेट हो तो आपको कोई आइडेंटिटी फंक्शन मिले, तो ऐसी स्थिति में यह f का इनवर्स ये g होगा और g का इनवर्स f होगा। जैसा कि हम क्लास 11th में पढ़े हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन यदि i एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये x पर जब ऑपरेट होगा तो उस x के नेचर पर कोई अंतर नहीं डालेगा, मतलब ix की वैल्यू x के बराबर होगी। इसका मतलब कि यदि g और fx यदि हम यहाँ पे कहें कि यदि x के ही बराबर है, ix मीन यदि हम ये कहें कि ये x के ही बराबर है तो भी हम कह सकते हैं कि
दिया गया जो फंक्शन है आपका g, वह f का इनवर्स है। जी एफ का इनवर्स है और एफ जी का इनवर्स है। बस यही होना चाहिए कि दोनों के एक दूसरे पर चाहे वो लेफ्ट साइड से या राइट हैंड साइड से ऑपरेट करें, तो ऐसी स्थिति में आपको यह एलिमेंट एक्स जरूर मिलना चाहिए। अब शर्त क्या होगी? जैसे यहाँ पे 2 के साथ शर्त थी कि 1/2 नहीं, 1/2 तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 0 के लिए 1/0 कंसीडर नहीं कर सकते। तो उसी तरह से ये क्या हर एक एफ एक्स का इनवर्स संभव है? क्या हर एक रियल नंबर का इनवर्स संभव है? तो आप कहें कि हर एक रियल नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स संभव नहीं है। तो उसी तरह से हम लोगों को देखना है कि क्या हर एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो, तो क्या इसका इनवर्स संभव है? तो सबसे पहले इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन हैविंग इट्स इनवर्स, एंड इन दैट रिस्पेक्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन will be a invertible function or its inverse will be possible. If not, then what concept, new concept, what restrictions will be made in order to form the trigonometric function as the inverse trigonometric function? Just let us see again forward. First of all, we will take such kind of example. A function f is defined from set A to set B. In its domain, the elements are 1, 2, 3, and 4. And in its codomain, there are 6 elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviously, when you observe that this one is the example of function, first of all, we will observe that what kind of function. Then obviously, we can say that this one is the example of 1, 1 function as well as into function, not onto, because there is 2 elements 5 and 6 which have no pre-image in its domain. 5 और 6 यहाँ पर ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनके इसके डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है। अब आप जो हम लोग ने ए से बी की तरफ देखा, यदि हम बी से ए की तरफ देखें तो हम देख रहे हैं कि 1 का प्री इमेज 1, यदि आप इसको बी को यदि हम लोग डोमेन की तरह ट्रीट करें और ए को यदि हम लोग को डोमेन की तरह ट्रीट करें, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि 1 1 के साथ कनेक्ट है, 2 2 के साथ कनेक्ट है, 3 3 के साथ कनेक्ट है, 4 4 के साथ कनेक्ट है। मतलब इधर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर यूनिक इमेज तो है, लेकिन 5 और 6 यहाँ पर ऐसे दो एलिमेंट्स बच जाएंगे। 5 और 6 इन ऐसे दो इसके डोमेन में एलिमेंट बच जाएंगे जिनका कि यदि ए को कोडोमेन माना जाए तो यहाँ पर उनका कोई भी इमेज नहीं है। मतलब यह एफ ए से बी की तरफ तो फंक्शन है, लेकिन यदि कोई नया फंक्शन यदि हम बात करें बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ यहाँ पर कोई भी फंक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हमने पूछने की कोशिश की, दिस ए फंक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स that is a to b and b to a. Obviously this is the function from a to b but not from b to a. ये a से b की तरफ तो फंक्शन है, लेकिन b से a की तरफ फंक्शन नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बस सारी बातें हैं। यदि 5 6 को हटा दिया जाता तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन b से a की तरफ भी फंक्शन होता। मतलब ये इसलिए है 1 1 तो है, लेकिन चूंकि वह ऑन टू नहीं है इसलिए ये बी से ए की तरफ फंक्शन नहीं है। मतलब ऑन टू ही डिस्टर्ब कर रहा है, ऑन टू यदि रहता तो ये हो जाता, ऑन टू नहीं है। यही एक मैटर है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है इस फंक्शन का बी से ए की तरफ डिफाइन होना। आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि चलो भाई ठीक है, वहां ऑन टू की वजह से बातें दिख रही थी, हमने ऑन टू तो ले लिया, लेकिन जहां पहले हमने 1 1 लिया था अब हमने 1 1 नहीं लिया, अब हमने मेनी 1 कर दिया। दूसरी कंडीशन, मतलब जो 1 1 वाले केस है, चलो एक बात मान लेते हैं तो दूसरा हटा देते हैं। हमने यहाँ पर ऑन टू का केस तो ले लिया, अब 1 1 की बजाय हमने मेनी 1 ले लिया, तो क्या तब भी संभव है? तो आप देखिए कि 1 के लिए 1 तो इमेज है, 2 के लिए 2 है, लेकिन 3 के यदि सी को यदि डोमेन की तरह ट्रीट करें, बी को को डोमेन की तरह ट्रीट करें, तो ऐसी स्थिति में 3 के 2 इमेज बन जाएंगे। कौन कौन से? 3 एंड 4। इस तरह से यह जी जो है बी से सी की तरफ तो फंक्शन है, लेकिन ये जी सी से बी की तरफ फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये फंक्शन 1 1 की बजाय
ये मेनी वन है, यदि मेनी वन ना हो करके यदि वन वन होता तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन बी से सी की तरफ भी डिफाइन होता और एक फंक्शन इसी रिस्पेक्ट में हम सी से बी की तरफ भी डिफाइन कर सकते थे। इस तरह से आपको यह कंक्लूड हो गया होगा कि कोई भी फंक्शन यदि इस सेट से इस सेट की तरफ डिफाइन है, पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ डिफाइन है, तो दूसरे से पहले की तरफ तभी डिफाइन हो सकता है जब कि फंक्शन आपका वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। यदि वन वन या ऑन टू दोनों में से नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि फंक्शन बी से सी की तरफ डिफाइन है तो सी से बी की तरफ डिफाइन नहीं हो सकता। इसी को आगे के एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए अब सब कुछ जो जो दिक्कतें थी सब हटा दी गई, फंक्शन को वन वन लिया गया और साथ ही साथ ऑन टू भी लिया गया। आप देखिए वन का टू के साथ, माइनस वन का माइनस टू के साथ कनेक्शन है, थ्री का सिक्स के साथ कनेक्शन है। यदि उल्टा भी चले तो टू का वन के साथ, माइनस टू का माइनस वन के साथ, सिक्स का थ्री के साथ। मतलब यदि बी को डोमेन की तरह ट्रीट करें और ए को कोडोमेन की तरह भी ट्रीट करें तो उल्टा भी आपका फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया किस तरह का फंक्शन है, तो वन वन एंड ऑन टू है। इस तरह से हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए उस फंक्शन का वन वन होना भी जरूरी है, ऑन टू होना भी जरूरी है। यदि दोनों में से दोनों होता है तभी जाकर के वह फंक्शन का इनवर्स संभव है या फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। उन दोनों में से कोई भी एक न हो तो ऐसी स्थिति में फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसको जानने के क्रम में इतनी बातें हम लोग डिस्कस किए। आगे देखते हैं। इस तरह से किसी भी फंक्शन का इनवर्स के बारे में वही सब बातें जो अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखने की कोशिश की, अब इसी को हम लोग शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि f एक इस तरह का फंक्शन हो, लेट f बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b, सिंस f इज ऑन टू, देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b, यहाँ के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ पर इमेज होगा ही होगा। और चूंकि साथ साथ यहाँ पर वन वन है इसलिए सबका यूनिक इमेज ही होगा। इसलिए फंक्शन यदि ए से बी की तरफ डिफाइन है तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन बी से ए की तरफ भी डिफाइन होगा ही होगा। इस तब जाकर के उसका इनवर्स पॉसिबल है। इस तरह से आप कंक्लूड करते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए उसका वन वन भी होना जरूरी है और साथ ही साथ उसका ऑन टू भी होना जरूरी है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनवर्स तभी संभव है कब, जबकि फंक्शन का वन वन भी हो और साथ ही साथ वह ऑन टू भी। अब जैसा कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हम लोग का आज मुख्य डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है, उसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होते हैं। यदि वह ऑन वन और ऑन टू होंगे तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन यदि वन वन और ऑन टू नहीं है तो क्या ऐसी नई कंडीशन क्रिएट की जाए जिससे कि फंक्शन वन वन और ऑन टू हो जाए, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इनवर्स हम लोग बात कर सकें। अब देखते हैं, जैसे यदि आप एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो माइनस वन से वन है। यदि इस फंक्शन को आर टू आर डिफाइन करें, इस फंक्शन को आर टू आर डिफाइन करें तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन ऑन टू तो होगा नहीं, क्योंकि उसका रेंज जो माइनस वन से वन तक के बीच में है। तो बहुत से ऐसे रियल नंबर्स होंगे जिनका उनके रियल नंबर में कोई प्री इमेज नहीं होगा। लेकिन किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए ऑन टू होना जरूरी है। तो क्लियर है, किसी भी हाफ पे हम कह सकते हैं कि साइन एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। दूसरा चीज, यदि आप जीरो रखें तो साइन जीरो की भी वैल्यू जीरो मिल रही है और साइन एक्स साइन पाई की भी वैल्यू जीरो मिल रही है। दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इमेज एक ही जगह मिल रहा है, तो ये ऑन टू भी नहीं है और साथ साथ वन वन भी नहीं है।
दोनों में से दोनों नहीं है। यह तो क्लियर हो गया कि इस तरह से साइन एक्स आपका इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। सेम बातें उसी तरह से cos x के लिए, tan x के लिए, cot x के लिए, cosec x के लिए, sec x के लिए, सबके साथ यदि आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो इनमें छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न तो 1 1 ही है और न तो ऑन टू ही है। इसका मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यदि R2R डिफाइन किया गया है, यदि डोमेन भी उसका रियल नंबर लिया गया है और को डोमेन भी यदि रियल नंबर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। अब सोचना है कि क्या ऐसी नई कंडीशन इंपोज किया जाए जिससे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। तो सबसे पहली बात ये दिख रहा है कि यदि को डोमेन जो पूरा का पूरा रियल नंबर है, यदि इस को डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए -1 और 1 से, मतलब यदि उसका रेंज को ही यदि को डोमेन मान लिया जाए, तो ऑन टू की समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि यदि साइन एक्स को R2 -1 से 1 की तरफ यदि डिफाइन कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन ऑन टू तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी 1 1 नहीं हो पाया है। यह समस्या दूर करना अभी बाकी है। तो इन समस्याओं को हम कैसे दूर करें, इन्हीं सभी बातों के बारे में हम लोगों को जानना है। और इसी के लिए हम लोगों इसके डोमेन को भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मतलब जो पूरा का पूरा रियल नंबर जो डोमेन है, इसके डोमेन को भी हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अब यदि साइन एक्स यहां से यहां डिफाइन है, तो इसका इनवर्स की जो बात करेंगे, यह यहां वाला को डोमेन जो है यहां पर, यह डोमेन की तरह ट्रीट होगा और ये जो डोमेन है वह इनवर्स के लिए को डोमेन की तरह ट्रीट होगा। तो किस तरह से साइन एक्स के डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जिससे कि यह फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन्वर्टिबल भी हो जाए, इसको जानने के लिए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ हम इस तरह से मिलता है। π/2 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड करता है, -π/2 पर अपनी मिनिमम वैल्यू -2 अटेंड करता है, फिर 3π/2 पर आपका मिनिमम वैल्यू -1 अटेंड करेगा, 5π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड करेगा। यदि इसके डोमेन को यहां से -π/2 से π/2 तक यहां से यहां तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसके डोमेन में ना -π/2 से इधर का कोई भी पॉइंट नहीं लेते हैं और π/2 से इधर का भी कोई पॉइंट नहीं लेते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लें तो कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इस कर्व को एक ही जगह कट करेगा, क्योंकि हमारा दायरा यहां से लेकर के यहां तक ही है, सॉरी यहां तक ही है। हम लोग का जो दायरा है यहां से लेकर के यहां तक ही है, और इस दायरे में कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन यहां से यहां तक के कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। इस तरह से साइन एक्स के ग्राफ को देख करके या साइन एक्स के नेचर को देख करके हम लोगों ने ये जज किया कि यदि इस फंक्शन के डोमेन को -π/2 से π/2 और को डोमेन को -1 से 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो यह साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स आपका 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा, ऑन टू भी फंक्शन हो जाएगा, या दूसरे वर्ड में कहें तो इसका इनवर्स तब संभव हो सकता है कब, जबकि इसके डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दे, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, और उसके रेंज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दें -1 से 1 तक। अब ऐसा नहीं है कि इसके डोमेन को -π/2 से π/2 तक ही रिस्ट्रिक्ट करें, हम चाहे तो इस π/2 से लेकर के 3π/2 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम इस 3π/2 से 5π/2 भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पर -3π/2 से -5π/2 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए केवल एक
ही ऑप्शन नहीं है कि हम -π/2 से π/2 तक ही रिस्ट्रिक्ट करें। मेरे पास हम लोगों के पास मेरे पास क्या हम लोगों के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन यूनिवर्सली जितने भी मैथमेटिशियंस ने उन्होंने चाहे वो किसी भी देश के हों, सबने मिलजुल करके एक राय बना ली कि हम लोग सभी लोग इसके डोमेन को -π/2 से π/2 तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस -π/2 से π/2 तक का जो ये रीजन है, यदि आप इसके इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन एक्स का इनवर्स का, तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। और इस -π/2 से π/2 तक के बीच में इस साइन इनवर्स एक्स का जो ये ग्राफ मिल रहा है, जो थोड़ा बोल्ड किया गया, मैं स्क्रीन पे कर दे रहा हूं। इस ग्राफ के इस वाले ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। दूसरे वर्ड में कहें कि जब साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो अब हमारा डोमेन -1 to 1 होगा और को डोमेन -π/2 से π/2 होगा, या रेंज जो होगा -π/2 से π/2 होगा। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिप ये जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रिस्पेक्ट में जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है वह -π/2 से π/2 है, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। इस तरह से साइन एक्स के एग्जाम्पल को देखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि साइन एक्स रियल नंबर टू रियल नंबर तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, लेकिन इसके डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इसका इनवर्स होना इसका इनवर्स पॉसिबल है, या इस फंक्शन का इन्वर्ट या फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। इस तरह से आपने ऑब्जर्व किया कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 और डोमेन जो है वो -1 से 1 है। इसी तरह से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को किस तरह से डिफाइन किया गया है, किस तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, इसको भी हम लोगों को याद रखना होगा। इसको याद रखने के लिए किसका क्या है, एनसीईआरटी के बुक में आपको दिया गया, मैंने उसी का यहाँ पे रेफरेंस लिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रिस्पेक्ट में। कि साइन इनवर्स के लिए आपने देखा जस्ट कि -π/2 से π/2 है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई है, कोसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 है लेकिन उसमें 0 नहीं है, सेक इनवर्स का 0 से पाई और -π/2 है, सबका है। आपको इतना बड़ा चार्ट देख करके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम कैसे याद रखें। मैं इसको याद रखने का आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप बस 2 मिनट में आप इस सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लेंगे, सब कुछ 2 मिनट में याद हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े चार्ट को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराहट की जरूरत नहीं। इसको याद रखने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लिया गया है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ये दो नेचर का है, एक -π/2 से π/2 वाला नेचर और दूसरा 0 से पाई वाला नेचर। देखिए या तो -π/2 मिल रहा है π/2, या 0 से पाई मिल रहा है, या -π/2 से π/2, 0 से पाई, -π/2 से π/2 और 0 से पाई। अब -π/2 से π/2 वाला देखिए साइन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है और टेन इनवर्स है, तीन का ग्रुप बना लीजिए कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स का एक ग्रुप है, जिनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स इनका एक ग्रुप है जिसमें आपका 0 से पाई है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी को मैंने दिखाया कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स इनका ग्रुप बना लीजिए। साइन इनवर्स है तो जस्ट इसका उल्टा कोसेक इनवर्स और एक टेन इनवर्स ले लीजिए। साइन का कॉस इनवर्स, इसका उल्टा सेक इनवर्स और उसके टेन छूटा है तो उस टेन को छोड़ दीजिए तो कॉट इनवर्स। तो साइन, कोसेक और टेन इनका एक ग्रुप है, कॉस, सेक और कॉट इनका एक ग्रुप है। देखिए कॉस, सेक और कॉट। अब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को डिफाइन करने के लिए कहीं भी ये थर्ड क्वाड्रेंट का यूज नहीं किया गया है, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज नहीं किया गया है। -π/2 से π/2 में ये देखिए यदि y एक्सिस का नेगेटिव चले तो -π/2 है, तो -π/2 से π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना है, और 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को लेना है।
थर्ड को कहीं नहीं लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि थर्ड नहीं लेना है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं लेना है जिससे कि आपको थर्ड मिले। तो कैसे, ये समझ में आ गया कि -π/2 से π/2 वाला एक है और एक जो है आपका 0 से पाई वाला है। अब इसमें यही बस अंतर मात्र है कि कहीं क्लोज इंटरवल लिया गया है, कहीं ओपन इंटरवल लिया गया है। तो यहां देखिए -π/2 से π/2, ये तो क्लियर है साइन इनवर्स के लिए। कॉस इनवर्स के लिए 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स में हम जानते हैं कि वह वैल्यू कॉसेक की नहीं एग्जिस्ट करती, जहां साइन 0 होता है। तो साइन कहां 0 होगा, -π/2 से π/2 में 0 पर 0 होगा, तो वहां कॉसेक डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए -π/2 से π/2 में से 0 को हटा दिया गया। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि कहां पर कौन सी पॉइंट डिफाइन नहीं है। अब देखिए 0 से पाई, तो यहाँ पे कॉस कहां 0 होगा, π/2 पर, और सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए यहाँ पे π/2 हटा दिया गया। टेन इनवर्स कहां का नहीं डिफाइन होता, तो tan π/2 की वैल्यू भी अनडिफाइंड नहीं होती, tan -π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती, इसलिए -π/2 को भी नहीं लिया गया, π/2 को भी नहीं लिया गया। इसलिए यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल है। कॉट इनवर्स देखिए, कॉट इनवर्स कहां नहीं डिफाइन होगा 0 से पाई में, जहां जहां के tan की वैल्यू 0 हो, तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, अब tan पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 से पाई में सब है, लेकिन 0 और पाई नहीं है। इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करें तो आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप अच्छे से 2 मिनट में आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। और यदि आपने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को याद रख लिया तो अब आप समझ लीजिए कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 60 to 70% कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। आगे देखिए। उसी तरह से इनवर्स ऑफ फंक्शन के डिफाइन करने के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए यदि डिफाइन किया गया तो x इक्वल टू साइन y है, तो y की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। एक चीज ध्यान रखिए, साइन के साथ यदि कोई वेरिएबल है तो ये एंगल का काम करेगा, और साइन इनवर्स x की तरह यदि कोई है तो ये x रियल नंबर जैसे -1 से लेकर के 1 वाली जो वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब है, लेकिन कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू ये ध्यान रखना, ये एंगल वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये एंगल साइन का देख लेने पर जो वैल्यू आएगी वो ये है। तो ये x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, और इस y की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये -π/2 से π/2 के बीच में होगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या बात पहले से ये जानते भी हैं। अब देखिए कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x -1 से 1 होगा क्लोज इंटरवल में, और इसका रेंज -π/2 से π/2 होगा। साइन इनवर्स x की बात करेंगे तो x होगा, और अभी मैंने जस्ट कहा कि x की वैल्यू -1 से 1 की बीच की वैल्यू होगी, या -1 और 1 के बराबर भी होगी, और साइन इनवर्स साइन y की वैल्यू y के बराबर होगी, जहां y जो होगा आपका -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू होगी। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये आगे के चैप्टर में जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और वन वन फंक्शन भी हमने पहले पढ़ाई, तो ये वन वन फंक्शन भी होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सेम बातें कॉस इनवर्स के लिए भी हैं। मैं थोड़ा देर रोक दे रहा हूं, आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी मैं दोहरा दे रहा हूं कि x इक्वल टू कॉस वाई, तो y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। ये देखिए इसका ग्राफ देख रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये -1 से 1 और 0 से पाई इसका नेचर होगा, अपने रेंज 0 से पाई के बीच में होगा, -1 से 1 इसका डोमेन होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कॉस इनवर्स कॉस वाई लेते हैं तो y की वैल्यू 0 से पाई क्लोज इंटरवल होगी, और कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये -1 से 1 0 से पाई होगा, यह भी आपका 1 होगा, लेकिन ये फंक्शन देख रहे हैं इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ये y की वैल्यू घट रही है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से इतनी बातें आपको कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स की बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से बाकी सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के बारे में आप टेक्स्ट बुक देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकते हैं।
अभी हमने जस्ट हम लोगों ने कहा कि साइन टेन और कोसेक का एक ग्रुप है और कॉस सेक और कॉट का एक ग्रुप है। ये ग्रुप यहां भी काम करेगा कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी में ये दोनों ग्रुप ये अपने अपने सदस्यों के साथ तालमेल रखते हैं। क्या तालमेल है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, जहां एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा और कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स के बराबर होगा। लेकिन देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स या फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये प्रॉपर्टी को नहीं मानते, उन अपना अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर है। तो ये बातें आपको दिख रही हैं। क्या फायदा है? जैसे मान लीजिए कि कॉस इनवर्स -1/2 है, तो कॉस इनवर्स -1/2 के लिए कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3 होगी। अब कॉस इनवर्स -1/2 है तो पाई माइनस π/3 रखिए तो 2π/3। आप कॉस 2π/3 की वैल्यू निकाल करके भी देखिए तो आपको क्या मिलेगा -1/2। लेकिन यदि आप यहां पर उसी तरह से -π/3 रख करते तो कॉस -π/3 की वैल्यू -1/2 नहीं होती। इसलिए इस बात को यहां पे ध्यान रखना है। तो ये बातें आप जान लीजिए। प्रूफ भी देख लीजिए किस तरह से। मान लेते हैं कि एक चीज और मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं कि यदि कहीं भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया गया है, यदि उसके डोमेन और को डोमेन को नहीं डिफाइन किया गया है तो उसका डोमेन जो पहले से निर्धारित है कि जिसका -1 से 1 है वो -1 से 1 होगा, जिसका पूरा रियल नंबर है वो पूरा रियल नंबर होगा, या पूरा रियल नंबर में से -1 और 1 हटा देना है -1 से 1 तक की वैल्यू। ये आपको कंसीडर करना है, बार बार आपको ये बताया नहीं जाएगा। यदि नहीं लिखा है तो हम लोग यही मान करके चलेंगे। और यदि ये थीटा की वैल्यू कहीं नहीं लिखी गई है कि क्या उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, तो हम इस थीटा को साइन के रिस्पेक्ट में उसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के रूप में ही स्वीकार करेंगे। जैसे यदि आप साइन इनवर्स -x को थीटा मानते हैं तो ये थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी। मतलब ये थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच का ही होगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे रखा गया कि साइन इनवर्स -x थीटा के बराबर होगा तो साइन थीटा -x के बराबर होगा। इससे कंक्लूड हुआ कि x जो है आपका माइनस साइन थीटा के बराबर है। भाई x जो होगा फिर माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए कि x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखते हैं तो माइनस साइन थीटा को क्या साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए क्या माइनस थीटा भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होगा। यदि हम माइनस थीटा कर देते हैं, जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच का एंगल है तो माइनस थीटा भी -π/2 से π/2 के ही बीच का एंगल होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा और माइनस थीटा भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की कंडीशन को डिफाइन करता है। तो हम लोग इस माइनस थीटा को साइन इनवर्स माइनस थीटा की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। माइनस थीटा की जगह भी हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। लिखा गया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा और थीटा को रिप्लेस कर लिया गया साइन इनवर्स माइनस एक्स से। इससे कंक्लूड हुआ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। उसी तरह से यहां पर देखिए, यदि cos इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना गया तो cos थीटा माइनस एक्स के बराबर होगा। और यहां थीटा क्या होगा आपका, थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई होगा। अब यहां पर देखिए माइनस थीटा की आप बात करेंगे तो माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई और लेस देन और इक्वल टू
जीरो होगा। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि माइनस थीटा कॉस के रिस्पेक्ट में जीरो से पाई जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है उसको नहीं फिट कर पा रहा, उसको नहीं फॉलो कर पा रहा। अब पाई सब में जोड़ दीजिए तो पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, पाई जोड़ दिए हैं और यहां भी जोड़ दीजिए। इस तरह से देख रहे हैं कि थीटा यदि जीरो से पाई के बीच का एंगल है तो माइनस थीटा नहीं है बल्कि क्या है, पाई माइनस थीटा जीरो से पाई के बीच का एंगल है। तो इस माइनस कॉस थीटा को हम लोग कॉस माइनस थीटा लिख भी नहीं सकते, इसको लिखे हमने कॉस पाई माइनस थीटा। चूंकि थीटा यदि कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है तो पाई माइनस थीटा भी इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। इस पाई माइनस थीटा को कॉस इनवर्स एक्स के रूप में लिखा गया और थीटा को रिप्लेस कर लीजिए किससे, कोस इनवर्स माइनस एक्स से। तो आप ये पाएंगे कि क्या पाएंगे, वही रिजल्ट जो भी हम लोगों ने देखा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यही लिख लीजिए, यही थीटा, थीटा को रिप्लेस कर लीजिए, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इस तरह से दोनों तरह की केसेस, क्यों ऐसा हुआ, आप प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के रिस्पेक्ट में आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग की बात है कि आज के सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, पहले से भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप याद रखे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाई टू आएगा, जबकि एक्स दोनों के लिए माइनस वन से वन है। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों के लिए आप देखेंगे तो डोमेन रियल नंबर है तो ये पाई बाई टू आएगा। और कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ डोमेन की सिमिलरिटी है, जिसका जिसका डोमेन मैच कर गया उन दोनों को जो इनवर्स जोड़ेंगे तो पाई बाई टू आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। प्रूफ भी देख लीजिए, यदि आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं मतलब कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी और एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी। इसका मतलब है कि माइनस थीटा की भी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी। माइनस थीटा की वैल्यू जो होगी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी। तो पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब सब में पाई बाई टू जोड़ दीजिए तो ये तो जीरो हो गया और यहां पाई बाई टू जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू जोड़ेंगे तो पाई आ गया। इसका मतलब कि पाई बाई टू माइनस थीटा जीरो से पाई के बीच में है और ये पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यदि एक्स साइन इनवर्स एक्स थीटा तो एक्स की जगह साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा को यदि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिखते हैं तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस के लिए अपने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, इसलिए पाई बाई टू माइनस थीटा को हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को, तो थीटा की जगह आप साइन इनवर्स एक्स रखेंगे तो आप पाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई टू मिलेगा। इसी तरह से बाकी और जो दो रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वो सारी बातें वही हैं कि टेन इनवर्स एक्स को थीटा माना गया तो थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस थीटा जीरो से पाई है। इसलिए ये पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट की भी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स भी कितने के बराबर है, पाई बाई टू के बराबर है। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, तो पॉजिटिव है और साइन इनवर्स के लिए हमको देखना है या तो पहला क्वाड्रेंट या तो चौथा क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में इसको देखेंगे तो पाई बाई फोर, मतलब साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू की वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या होगी, पाई बाई फोर होगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मान लीजिए कि साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू की जगह माइनस वन अपॉन रूट टू रहता, सॉरी, यहां पर यदि माइनस वन अपॉन रूट टू रहता तो अब हम इसको चौथे क्वाड्रेंट में देखते हैं।
चौथे क्वाड्रेंट का ताकि पॉजिटिव देख लीजिए, पॉजिटिव के लिए तो π/4 मिला, मतलब चौथे में है तो -π/4 कर दीजिए। साइन इनवर्स -1/√2 के लिए -π/4, क्योंकि साइन के लिए या तो चौथा देखना है या तो पहला देखना है, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए। तो पहले में तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, इसलिए कहां पे देखा हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू कॉट इनवर्स -1/√3, ये 0 से पाई वाला है, तो पॉजिटिव कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पॉजिटिव के लिए क्या होगा, कॉट 1/√3 पॉजिटिव कब होगा आपका, π/3 पर होगा, π/3 पर होगा। तो π/3 का मतलब पाई माइनस π/3 करिए, पाई में से π/3 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यही आपको यहाँ पर दिखाया गया कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपका एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो 2π/3 होगा। इस तरह से किसी दिए गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम किस तरह से उसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साथ साथ हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए उनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किस तरह से याद रखेंगे, इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो हम समझते हैं कि आपको हर एक बातें इसके बारे में क्लियर हो गई होंगी, तो आप समझ गए होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। उम्मीद है कि आपको हर एक बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आप उसको